आजमगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जो ऑनलाइन जुआ खिलाकर ठगता है। इसके लिए ये लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लोगों को जाल में फंसाते हैं। कस्टमर को लालच देते हैं कि जुआ खेलकर रुपए तुरंत 3 गुना किए जा सकते हैं। जैसे वेटिंग ऐसे ऐप जुआ खिलाते हैं। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश 12 राज्यों में उन्होंने नेटवर्क फैला रखा था। गैंग चलाने के लिए ठगों ने कोचिंग के नाम पर किराए पर एक कमरा लिया था, वहीं से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते थे। इन बदमाशों ने अब तक 190 करोड़ की ठगी की है। मंगलवार को पुलिस उसकी कमरे पहुंच गई थी। 11 बदमाशों पकड़ लिया गया है। उसके पास से 169 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए जमा है। सभी खातों में फ्रीज कर दिया गया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आजमगढ़ पुलिस के कुछ दिन पहले ऑनलाइन जुआ खिलाने के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिल रही थी। छानबीन करने पर पता चला कि जिले में ऑनलाइन जुआ खिलाने की 2 यूनिट अप्रैल 2024 से चल रही है। इन दोनों यूनिट में कुल 13 साइबर ठग काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में इस नेटवर्क पर सरगना राम सिंह हैं, जो महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। यह गैंग जुआ खिलाने के लिए लोगों को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा और टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर करता है। इससे जो लोग फंस जाते हैं उन्हें फीस देकर उनकी लॉगिन आईडी के पासवर्ड जनरेट कर देते हैं। खाते की डिटेल व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भेज देते हैं। जुआ खेलने वाले खाते के डिटेल मिल जाने पर उसका सारा पैसा फर्जी खातों में मोबाइल नंबर के जरिए ट्रांसफ़र कर लेता है। ठगी के बाद गैंग अपने ग्राहकों के लॉगिन आईडी को ब्लॉक कर देता है। पूछने का पता चलता है कि यह गैंग करीब 3 साल लोगों से ठगने का धंधा कर रहा था। गैंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश विदेश लोगों को संपर्क करता था। एसपी ने बताया कि गैंग के साथ लोगों को बात करने में उसके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजते थे। बाद में उसके ओटीपी शेयर करने में बोलते थे कि ओटीपी शेयर करते ही उसकी डिटेल ठगों के पास चली जाती थी, जिससे वह उसके अकाउंट के पैसे निकल जाते थे। इसके अलावा ठग सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर स्टोरी भी लगाते थे। जो लोग उसको स्टोरी देखते थे उसको सर्च चैट करते थे। इस दौरान लोगों को पैसा 2 गुना 4 गुना का लालच दिया जाता था। गैंग में भारत ही नहीं, श्रीलंका यूजर्स के लोगों ने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ रखे थे, जहां से ठगी के पैसे का लेन देन करते थे। पकड़े गए आरोपियों में महाराजगंज के रहने वाले राम सिंह, मिर्जापुर के संदीप, उड़ीसा के विशाल दीप सिंह, बिहार के अजय कुमार, वाराणसी के लालगंज और आकाश, मध्य प्रदेश के पंकज कुमार, मिर्जापुर के विशाल यादव, बिहार का आनंदी कुमार यादव, आजमगढ़ का रहने वाला मिर्जापुर उमेश बेग, उमर मिर्जा शामिल है। इन ठगों पर अलग अलग राज्यों के 71 मुकदमे दर्ज हैं। एक राज्य के पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस के इनपुट शेयर किया था। इसके साथ ही आजमगढ़ के ठगी नेटवर्क चलने पुलिस टीम मिली थी। इस तरह की पुलिस ने ठगों पर पहुंच गई और कुल 190 करोड़ ठगी की बात सामने आ गई। एसपी हेमराज मीणा के मुताबिक आरोपी 169 बैंक खातों के 2 करोड़ रुपए ज़्यादा सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही 35 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ है। इनमें 3,40,000 कैश हैं, 51 मोबाइल फ़ोन है, 6 लैपटॉप, 61 एटीएम कार्ड, 56 बैंक पासबुक हैं, 19 सिम कार्ड हैं, 7 चेकबुक हैं, 3 आधार कार्ड और 1 जियो फाइबर डोंगल बरामद किया गया है। साथ ही संख्या में फर्जी नाम पते बनाए गए अकाउंट भी मिले हैं। इस अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर जब ट्रैक किया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी में दुबई के बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के मेजबानी मिलने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों का हमला देकर वहां जाने को मना कर दिया। तब यह माना जा रहा था कि वे एशिया कप की तरह चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी ने भारत की सभी मैच लाहौर में कराने का और मैच के बाद खिलाड़ियों को भारत भेजने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसके नहीं माना तो पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए मना कर दिया। आईसीसी मीटिंग के हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर पीसीबी ने इस नहीं माना तो उसके मेजबानी छीन सकती है।
भारत पर पाकिस्तान जाकर खेलने का दबाव बनाने का चांस कम ही है। पाकिस्तान क्रिकेटर और पीसीबी चैंपियन 2025 से लेकर लगातार तैयारी कर रहा है। पीसीबी तीनों स्टेडियम का काम तकरीबन पूरा कर लिया है। उन्होंने लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम में रिनोवेशन के 12.5 मिलियन पाकिस्तान खर्च किए हैं, जबकि भारत सरकार ने पहले ही अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने बताया कि टीम टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। यदि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता है तो फिर टूर्नामेंट दूसरे देश में शिफ्ट हो सकता है। आईसीसी ने बीसीसी से पूछा टीम इंडिया को पाकिस्तान न भेजने की वजह। आईसीसी ने बीसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान न भेजने के लिखित में जवाब मांगा था। एएनआई ने पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज रिपोर्टर के हवाले लिखा था, पीसीबी ने आईसीसी के भारत के जवाब में लिखी कॉपी मांगी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम के पाकिस्तान न जाने को लेकर आईसीसी ने जवाब मांगा था। क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी एक्सपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान की सुरक्षा की दिक्कत नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया टीमों पर यहां का दौरा किया है। जब तक ये टीमें आ सकती हैं, टीम इंडिया क्यों नहीं आ सकती हैं। पिछले साल सितंबर एशिया में कप खेला गया था। पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल से कराया। भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान ने भारत अपना मुकाबला श्रीलंका से खेला था। पाकिस्तान की टीम पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई थी। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया था। इस बीच मैच को भारतीय टीम 7 विकेट से जीता था। कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की निफ्टी जताई थी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच थे। उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए थे। यूपी के संभल में हिंसा का मंगलवार तीसरा दिन है। सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें आत्मरक्षा अधिकार है। हम मरने वाले के पुलिसकर्मी भर्ती नहीं होते हैं। हमारे बच्चे परिवार हैं। एक पढ़े लिखे आदमी की इस तरह जाहिल मार देंगे। हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी में पैर में गोली लगी थी। उन पर फायरिंग करने का आरोप है। वे पहलवान रहे हैं। उन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। इस पर संभल पुलिस ने मंगलवार को 2 नए वीडियो जारी किए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वे कैसे आरोपी को सीसीटीवी में तोड़े रहे हैं ताकि उसका कैमरे में न चेहरा आ सके। मंगलवार को स्कूल खोल दिए गए हैं, हालांकि इंटरनेट की आज भी बंद है। हिंसा प्रभावित इलाके में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ज़्यादातर लोग घर छोड़कर चले गए हैं। घरों के बाहर ताले लटके हैं। सपा के विधायक नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि पुलिस 2 तरह के असलहे रख सकती है। फंसने के लिए प्राइवेट असलहे का इस्तेमाल करती है। मैंने अपनी आंखों से प्राइवेट असलहों के साथ पुलिस को देखा है। सरकार विशेष वर्ग के खिलाफ प्रासंदायिक भावना में भरी है। हम संभल हिंसा का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। सरकार यूपी के सांप्रदायिक उपन्यास पैदा करना चाहती है। वहीं केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल में संभल जाएंगे। वहीं पीड़ितों को मुलाकात करेंगे। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दैनिक भास्कर से स्पष्ट पुष्टि की है कि उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 2-3 दिन तक संभल का दौरान कर सकते हैं। इधर अखिलेश यादव ने कहा कि संभल जाएंगे। सरकार की गिनती की वजह में हिंसा भड़की है। हिंदू पक्ष में वकील विष्णु शंकर को धमकी मिली है। उन्होंने दावा किया है कि सोशल मीडिया उसकी मां को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री पद का नाम तय नहीं हो पाया है। इसके लिए भाजपा आज कल के प्रशिक्षित भेजेगी, जो विधायकों के रायशुमारी करने के सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यसभा के 20 राष्ट्रपति को मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। विधानसभा कार्यालय आज यानी 26 नवंबर की है। नए मुख्यमंत्री शपथ की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे कार्यवाही सीएम रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम रहे। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है।
इसके बाद शहादत गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजीत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आज ही उनके नाम की अधिकारियों की घोषणा हो सकती है। फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे। एनपीसी की ओर से अजित पवार और शिवसेना के शिंदे नए विधायक का नाम आगे आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हो सकते। झांसी में पंडित धीरेन्द्र किंग शास्त्री पर यात्रा के दौरान फूलों के साथ किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपटी पर आकर लगा। अचानक मोबाइल लगने से चौंक गए सब लोग। हालांकि उसने खुद को संभालते हुए कहा, जिसने फूल के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है वह मोबाइल मुझे मिल गया है। थोड़ी देर बाद यात्रा के यह अफवाह फैलने लगी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीन पर हमला हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके तुरंत बाद धीरेन्द्र किंग शास्त्री ने के बीच यात्रा लाउडस्पीकर से अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की सूचना दी कि आप हमले की सूचना चल रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऊपर से किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालुओं का गलती से मोबाइल आकर लग गया। किसी तरह का साजिश नहीं चल रही है। दोनों ही प्रदेश शासन प्रशासन सख्त है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता निकाल रहे हैं। इस यात्रा को मंगलवार को यूपी दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे से झांसी के मऊरानीपुर यात्रा से शुरू हुई। मऊरानीपुर यात्रा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर ऐसी यात्राओं का प्रयोग न हो तो गृह युद्ध झेलेगा। 8 से 9 राज्यों में भयंकर युद्ध होगा, जिससे लाखों की जनजाति होगी। देश में गृह युद्ध को बचाने की जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज 6ठा दिन है। अब वह करीब 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जनजाति गणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना कर रहे हैं। राहुल ने यह बात दिल्ली के ताकाटोर स्टेडियम में कांग्रेस संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष में भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलित की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% कम नहीं है। हिंदू की 90% आबादी वही वर्गों में है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी इस देश में 3000 साल के दलित की आदिवासियों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। काफ़ी लोग आए और कहने लगे जाकर बैठ जाइए। मैंने कहा कि मैं खड़ा रहूँगा। मैंने कहा कि माइक जितना ऑफ करना है करो, मैं खड़ा रहूँगा। रोहित वेमुला की तस्वीर है। जो पिछले बोला चाहते हैं उन्हें चुप कर दिया जाता है। हर दिन आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं डॉक्टर, इंजीनियर बनूंगा, मीडिया में जाऊंगा, अफसर बनूंगा। लेकिन सच्चाई देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि मीडिया हमें ओबीसी, दलित वर्ग के पत्रकार, एंकर, मालिक देखते हैं। आपके हिंदुस्तान की 200 से सबसे बड़ी कंपनियों के लिस्ट में एक दलित, ओबीसी, पिछड़ा नहीं मिलेगा। आपको कहा जाता है कि ये देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, लेकिन डेटा देखो तो झूठ साबित होता है। राहुल बोले कि आपके सामने दीवार खड़ी है। आपके सामने दीवार नरेंद्र मोदी आरएसएस मजबूत करने जा रहे हैं। दीवार के सीमेंट डाल देते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है। पहले स्कूल सरकारी अस्पताल पहुंचा करते थे। आज दलित को, आदिवासी किसानों को कोई इलाज जरूरत हो तो लाखों रुपए की जेब से निकल जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार हाथ में डेटा आएगा विकास करने की तारीख बदल जाएगा। विकास की सोच बुनियाद बनेगी। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है। जाति जनगणना के रिजल्ट के आधार पर हमारी पॉलिसी बनेगी। इससे भाजपा डरती है। भाजपा चाहती कि 4-5% लोग अरबपति बने और इससे लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। राहुल ने कहा कि हम संविधान की रक्षा चाहते हैं। हिंदुस्तान में सभी लोग समान हैं। आप इस संदेश को हिंदुस्तान के कोने कोने जाकर फैलाइए। देश में 90% लोग का रोज हर मिनट अन्याय हो रहा है।
इसे खत्म करने का तरीका जाति जनगणना रिजर्वेशन में 50% से ज़्यादा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोप में 21 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि अडवाणी में 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं। इस पर भाजपा ने पूरा कि मां बेटे दोनों जमानत पर हैं।